रिवाइज करना है, आगे बढ़े। 192 एंड टीडीएस रेट, चल स्लैब रेट 192 ए, विड्रॉल फ्रॉम ईपीएफ, पीएफ, हाँ ईपीएफ वही, पीपीएफ नहीं आंसर, पीपीएफ नहीं, ईपीएफ, ओके, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड नहीं, अलग है वो। उसका क्या 10% है, अगर मगर, अच्छा थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000, अगर वो एग्जाम रहा नहीं, अगर टैक्सेबल रहा तो एग्जाम का कुछ था ना, वैसे कुछ था, अब एग्जाम का होगा 5 साल वाला सिनेरियो ना उसका, 5 साल के लिए विड्रॉल किया तो टैक्सेबल, उसके आगे रहा तो एग्जाम का। 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 10%, 10,000 कुछ तो है। 194A interest on other than securities, TDS rate 10%, threshold limit 40,000, 10,000 नहीं 5,000, 5,000, 40,000 and 50,000, 5,000 भी है ना, other than बैंक वालों के लिए। 194 dividend, TDS rate 10%, threshold limit 5,000, then 194B lottery, crossword puzzles, वो सब 30%, 10,000, BBB क्या 30%, 30% और 10,000 नहीं, उसका थ्रेशोल्ड लिमिट उधर भी है क्या, 10,000 थ्रेशोल्ड लिमिट है, ओके। बाकी का मैं जो पूछता हूँ बताओ। 194D जो इम्पोर्टेंट है वो पूछूंगा, इंश्योरेंस का कमीशन 15,005 तक का। 194H वेरी इंपॉर्टेंट, ऑनलाइन कमीशन एंड ब्रोकरेज 15,005 तक का, ओके ये भी हो गया तुम्हारा। 194H। 194I ओनली I, रेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी या फिर बिल्डिंग, थ्रेशोल्ड लिमिट 2,40,000, TDS रेट 2% या फिर 10%, 2% प्लांट एंड मशीनरी, 10% बिल्डिंग फर्नीचर, ओके। 194C याला पेमेंट केलं तर याला कॉन्ट्रॅक्टर और सब कॉन्ट्रॅक्टर्स, TDS रेट 1% और 2%, 1% इंडिविजुअल पे रहा तो वरना 2%, थ्रेशोल्ड लिमिट 30,000 और 1 लाख, 30,000 वन कॉन्ट्रैक्ट, 1 लाख क्यूमुलेटिव। वो ट्रांसपोर्टर्स वालों का डिक्लेरेशन लेस देन 10 व्हीकल्स पैन दिया और डिक्लेरेशन दिया तो उसको हम लोग TDS नहीं करते हैं। और आगे 194 IA YB है IA sale of immobile property more than rupees 50 lakhs, TDS rate is 1% of sale consideration, not SDV वगैरह, correct। LA compulsory acquisition of immobile property other than agricultural land, TDS rate 10%, threshold limit 2,50,000, ओके। IC टाइम पास तो स्पेसिफिक एग्रीमेंट था, अदर देन मनी वाला कुछ तो एग्जाम्पशन था, वो क्या 10% उधर भी TDS पे, और अमाउंट कुछ है कुछ नहीं, बट इन कैश वाला रहा तो आता है ना, हाँ करेक्ट। आई वन में क्या 194 IB इंडिविजुअल नॉट हैविंग PGBP और बिजनेस और जो भी है टर्नओवर प्रोफेशन का लेस है लास्ट ईयर तो डिडक्टर नहीं है करंट ईयर में, और वो क्या पे कर रहा है, रेंट मोर देन रुपीज 50,000 पर मंथ, तो उसको TDS करना पड़ेगा द रेट ऑफ 5% ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर और ऑन द लास्ट डे ऑफ द टेनेंसी, करेक्ट, ओके। देन 194J वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ तो मेन कैटेगरी में प्रोफेशनल फीस आएगा, प्रोफेशनल फीस, रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, कॉल सेंटर, डायरेक्टर सेटिंग फीस, डायरेक्टर सेटिंग फीस का TDS रेट एंड थ्रेशोल्ड लिमिट, वेरी गुड। बाकी का जगह पे 10% है, 30,000 इज पर एनम थ्रेशोल्ड लिमिट, 10% या 2% किधर, कॉल सेंटर इज 2%, कॉस्ट FTS के लिए भी 2% है, ओके। और फिर रॉयल्टी में अलग अलग था, फिल्म्स के लिए अलग था और बाकी के लिए अलग था। फिल्म के लिए कितना है 2%, बाकी के लिए 10% है, ऑलराइट। अब सबके रेट अलग अलग है। देन 194 और कौन सा करना है, ई या ई कुछ था ना वो नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन वाला, यस 20.8%, 20% प्लस 4% सेस तो 20.8 बन जाता है वो, यस। और कुछ था 194 अभी MN उसके आगे के सब, अभी N था क्या कैश वाला, N इज फॉर कैश,
कैश फ्रॉम पोस्ट ऑफिस बैंक वगैरह मोर देन ₹1 करोड़, तो 1 करोड़ के ऊपर जितना कैश विड्रॉ किया टीडीएस एट रेट ऑफ 2%। अगर लास्ट 3 साल से रिटर्न नहीं भरा तो 20 लाख टू 1 करोड़ 2%, और वही करोड़ के ऊपर 5%। एम एन था क्या उसके आगे? ए एन था, एम नहीं था, एम एन ओ। हाँ इम्पोर्टेंट है ना वो एम है। एम इज कॉम्बो ऑफ सी एच एन जे, सी कमीशन एच सी कॉन्ट्रैक्ट एच कमीशन जे प्रोफेशनल, उसका कॉम्बो जो पर्सन का वही बिजनेस या प्रोफेशनल टर्नओवर नहीं चला सर मतलब ज्यादा, तो वो अभी डिडक्टर नहीं है, और पर फिर भी उसका टोटल पेमेंट इज मोर देन 50 लाख क्यूमुलेटिव, उसको टीडीएस करना पड़ेगा द रेट ऑफ 5%। करेक्ट। उसको टैन वगैरह लेने की जरूरत नहीं, टैन आएगा अपने को बाद में। हो गया। और कोई था इंपॉर्टेंट? एम एन ओ पी, ओ वाज इको, ओ वाज इको 1%, 1 या 0.1, 1% ऑफ द प्राइस गिवन टू एम एन ओ। पी किसके लिए था? गुड्स। सीनियर सिटीजन वाला पी था, और कौन सा था? क्यू, नया वाला आया था वो। कितने? 50 लाख के ऊपर क्या? 50 लाख के ऊपर 0.1%, है ना? वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, वो हो गया। 197 देखा अपन ने, 197 और 197 ए टीडीएस रेट नहीं है वो, पर वो प्रोविजंस था किसका? लोअर रिडक्शन सर्टिफिकेट का। याद आया क्या कि एसएससी का नाम कि हमको टीडीएस कम रेट से होना चाहिए। ओके चलो थोड़ा थोड़ा सा अपने को आ गया। 195 क्या था? 195 टीडीएस ऑन पेमेंट मेड टू एनआर। ओके तो उसके लिए टीडीएस रेट होता है रेट्स इन फोर्स। ओके 206 किसके लिए होता है? पैन सबमिट ने किया, पेई ने, तो हायर ऑफ टीडीएस रेट और रेट्स इन फोर्स और 20%। ओके टीडीएस रेट जो यहाँ पे दिया रेट्स इन फोर्स फाइनेंस एक्ट में, या फिर 20% नेचर इज हायर। फालतू के बच्चे दिमाग खराब। 206 ए भी देखो, अभी आ जाओ। पिंक कलर में ना, थोड़ा अलग कलर में, तो मतलब अमेंडमेंट था, रीसेंट अमेंडमेंट है 17। 206 ए हो चुका था, ठीक है। ए बी में अब रेडी। हायर रेट ऑफ टीडीएस फॉर आईटीआर नॉन फाइलर। आईटीआर नॉन फाइलर, अभी अगर तुमने कैश विड्रॉ किया और लास्ट 3 साल में रिटर्न नहीं भरे हैं तुमने, तो टीडीएस रेट ज्यादा आता है, TDS या फिर थ्रेशोल्ड लिमिट कम हो जाता है, तो इट इज अ काइंड ऑफ यू कैन से पेनल्टी, इन अ वे पेनल्टी फॉर जो आईटीआर नहीं भर रहे। ओके सो एनी अमाउंट इज पेड टू अ स्पेसिफाइड पर्सन on which TDS is applicable under section 192, 192A, 194B and 194BB, 194N। B क्या था? B, BB, N क्या है? N इस तुम्हारा कैश है क्या? MN, N इज वॉज कैश। अच्छा लॉटरी, हाँ ये तुम्हारा लॉटरी करेक्ट है। BB इज योर हॉर्स। 192 है तो तुमको पता है, विड्रॉल फ्रॉम EPF, 192 सैलरी। ओके और यहाँ पे लिखे बच्चों अदर देन। ओके सॉरी, अदर देन को हाईलाइट करो, अदर देन ये नहीं है उसमें। if any amount is paid to specified person on which it is applicable other than, सब आएंगे वरना तुम्हारे पूरा दुनिया भर के सब आएगा ये छोड़ के। ओके सैलरी क्योंकि स्लैब रेट्स है, उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड रेट नहीं है ना। सेम फॉर 192A के लिए वो 10%, 192A के लिए भी 10% था ना, 50,000 के ऊपर गया तो। करेक्ट। और ये तो तुम्हारा ऑलरेडी बहुत ज्यादा रेट है, BB 30%, और N तो तुम्हारे 1 करोड़ के ऊपर कैश के लिए, उसका अलग है। कैश को नॉर्मल टीडीएस रेट कितना? 2% ही है ना, है ना। TDS will be rated at a higher of, अगर ऐसा कोई बंदा है, special person का मतलब will come to that, higher of twice the rate mentioned in the act। दिमाग का दर्द। अगर 194J है तो 20% लगेगा। और twice the rates in force जो फाइनेंस एक्ट में दिया है, या 5%, whichever is
higher. Okay. अगर if both 206AA as well as AB are applicable, मतलब कि जो पेई है, पेई उसे पैन भी नहीं दिया, as well as भाई साहब ने रिटर्न भी नहीं भरे है. Okay. Then higher of both will be applicable. क्या मतलब ना, सही है ना, एक नंबर काम है ना, MCQ इसके ऊपर आ सकता है. तो बच्चों पेई अगर पैन नॉट सबमिटेड तो क्या आएगा 206AA. पेई बच्चों ITR नॉट फाइल्ड तो क्या आएगा 206AB. therefore we'll say higher of what बच्चों 206AA और 206AB. नोटबुक में लिख लो, क्या दिमाग का ये सर. निर्मला भाई उठा ले रे बाबा. ठीक है, तो 206A में क्या था, TDS रेट, रेट्स इन फोर्स और 20%. यहाँ पे ट्वाइस ऑफ TDS रेट, ट्वाइस ऑफ रेट्स इन फोर्स या फिर 5%, whichever is higher. ओके, डिपेंड्स कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल है उसके हिसाब से, है ना. चलो, स्पेसिफाइड पर्सन मतलब क्या, who has not filed under section 139(1) for the last 2 years. okay, and आगे कंडीशन, aggregate TDS and TCS in his case is at least 50,000 in each 2 preceding years. मतलब बंदे के ऊपर TDS या फिर TCS हो रहा है कम से कम 50,000 अमाउंट का. TDS की बात कर रहे हैं आप, हाँ है ना. मतलब फॉर एग्जांपल उसको प्रोफेशनल फीस पे किया 5 लाख का प्रोफेशनल फीस, तो TDS कितना होगा 10% 50,000 ना. तो वो भाई का ये सब रूल्स है कि वो उसके ऊपर TDS हो रहा है फिर भी कम से कम 50,000 का या फिर TCS, पर फिर भी वो रिटर्न नहीं भर रहा है. आई गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी. अगर ऐसा कोई बंदा रहा जिसका TDS हो रहा है रिटर्न नहीं भर रहा, मतलब पक्के से उसका अमाउंट अटक के बैठा ना गवर्नमेंट के पास. तो अगर उसका टैक्सेबल इनकम भी नहीं रहा तो भी, ओके, फॉर एनी रीजन, बट देन वी आर डिस्करेजिंग नॉन फाइलर. ओके, इन ईच, अंडरलाइन नंबर बच्चों ईच, समझ रहे कुछ. ऐसा नहीं कि एग्रीगेट 2 साल का मिला के ही है, हर लास्ट के 2 साल में, दोनों साल में ऐसा हुआ है क्या, रिटर्न तो भी नहीं भरा, TDS भी ज्यादा है, उसका TDS प्लस TCS कितना है, कम से कम 50,000. ओके, एक्सीड्स 50,000, एटलीस्ट इज एटलीस्ट 50,000. पर्सन स्पेसिफिक पर्सन एक्सक्लूड्स NR not having any permanent establishment in India. Permanent establishment you can say branch in India. जिनका PE नहीं है इंडिया में तो उनको पर ये 206AB नहीं आएगा. याद रखो. ओके, थोड़ा थोड़ा समझा. ओके, ना TDS हम कब करते हैं, मतलब पेयर डिडक्टर कब करता है TDS, पेमेंट के टाइम और या फिर वो तो है एप्लीकेबल, वो तो है. थ्रेशोल्ड लिमिट के आगे क्या टाइम, आई एम आस्किंग टाइम ऑन पेमेंट बेसिस और अक्रूवल बेसिस. पेमेंट और अक्रूवल व्हिचएवर इज अर्लियर. उसके कुछ एक्सेप्शंस थे क्या, गुड. और एक उसमें नीचे एक टेबल आगे गया है, अगले पेज पे गया. बोला ना मैंने, अगले पेज पे भी गया है वो. ओके, क्या है वो, उधर वो एक्सेप्शन है, TDS will be done on payment basis, लिखा है ना उधर. ओके, TDS will be done on payment basis. कौन कौन, सैलरी, EPF, डिविडेंड, लॉटरी, हॉर्स रेस एंड 194N. कंपल्सरी एक्विजिशन कौन सा वाला, 194 LA. और DA तुम्हारा इंश्योरेंस का वो लाइफ प्रोसीड्स का मैच्योरिटी. दे विल बी डन ऑन पेमेंट बेसिस ओनली. बाकी किसका पेमेंट और क्रेडिट व्हिचएवर इज अर्लियर. क्लियर. तुमको बोला ना 31 मार्च को बुक एंट्री समझा, कुछ प्रोविजन, वो खर्चा हुआ नहीं है अब तक, बट अगर तुमने बस प्रोविजन भी करके रखा, तुमने तुम्हारे PN में तुमने डेबिट प्रोविजन मार के रखा उसको, अगेन तुमको TDS करना ही ऑब्वियसली पड़ेगा बिकॉज दैट बिलोंग्स टू द मंथ ऑफ मार्च. क्लियर. तो बस कुछ पैसे तुम्हारे मान लो ये रहेंगे TDS ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट, बाकी के तुम्हारे रहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अक्रूवल और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर. अब ध्यान देना, जस्ट डोंट राइट डाउन. अगर मान लो तुमको मैंने 2 एग्जांपल दी, एक सैलरी का, ओके, फॉर लेट अस से जून. ओके, ठीक है, अक्रू होगा जून एंड को, अक्रू. ओके, बट पेड ऑन लेट अस से 5th
July. I getting my point, all of you? Salary for the month of June but paid on 5th July. Practically ऐसे ही होता बहुत जगह पे, या फिर 1 तारीख को दे दी या फिर लास्ट डे ऑफ द मंथ को दे दी. अच्छा, the question is obviously details कब करेंगे, 30th जून को करेंगे या 5th जुलाई को करेंगे? जुलाई का मंथ एंड. तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, 30 जून या 5 जुलाई, और कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है. 5 जुलाई. पेमेंट बेसिस में अभी तो देखा अपन ने, सैलरी कहाँ पे आएगा, 192 में आएगा. एक्सेप्शन है वो, हाँ या ना, एक्सेप्शन मतलब वो टीडीएस यूज्ड टू बी डन ऑन पेमेंट बेसिस. सो इवन इफ द सैलरी बिलोंग्स टू जून, हम 30 जून को टीडीएस नहीं मानेंगे. जब पेमेंट करेंगे 5 जून को, 5 जुलाई को, तब टीडीएस मानेंगे कि तब टीडीएस होना चाहिए था. समझा, या फिर तब टीडीएस होगा. सो टीडीएस डिडक्टेबल डेट, टीडीएस कब करना है, इस 5 जुलाई. क्लियर? Let us say similarly for the rent you paid for, let us say August. Rent for August you paid by, let us say 10th September. है ना? कब टीडीएस करोगे? All of you? August. क्योंकि हाँ 30th August मंथ एंड, क्योंकि तुम्हारा 194 आई में आएगा, जो एक्सेप्शन में नहीं आता. सो पेमेंट अप्रूवल और पेमेंट whichever is earlier, credit or payment whichever is earlier बोलते हो. Yes, all of you? Online clear? Practically speaking, मान लो रेंट हम लोग एडवांस में पे करते हैं, तो रेंट फॉर द मंथ ऑफ अगस्त पेड ऑन 10th August itself. तो 10th August. जेबरा सभी को क्लियर? वेरी गुड. आगे बढ़े. टीडीएस का प्रोसेस बच्चों इंपॉर्टेंट है तुम्हारे प्रैक्टिकली, मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन आया तो ठीक है. लेट्स सी. ओके, टीडीएस प्रोसीजर वेरी इंपॉर्टेंट. गेट टैन. ओके, धूप वाला टाइम नहीं, ये कौन सा, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर. ओके, TAN. जस्ट लाइक पैन. हर एक को, तो हर एसएससी को मतलब जो वो उसका भी रूल्स अलग है, पर पैन लेना पड़ता है. तो डिडक्टर को टैन लेना पड़ता है, डिडक्टर को. ओके, दिट विल बी अगेन अल्फा न्यूमेरिक नंबर. उसमें तुम्हारा सिटी का अगर कोड आता है, नंबर आता है, वो भी कुछ तो 10 डिजिट है तुम्हारा टैन. ओके, क्लियर ऑल ऑफ यू? फाइन. किसके सेक्शन में है? 203A में. एवरी पर्सन डिडक्टिंग और कलेक्टिंग टैक्सेस आल्सो shall apply to AO for the allotment of a TAN. Clear, dear all of you? Okay, तो बस डिडक्टर को लेना है. तो आगे जाके बच्चों क्या होगा, जो डिडक्टर है, मान लो ध्यान देना, मिस्टर ए अपन जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, और डिडक्टिव जो है बच्चों ध्यान देना भी, वो तुम्हारे बहुत सारे रहेंगे. मान लो वट एवर इन नंबर ऑफ पेमेंट्स इज डूइंग, इसको टीडीएस आता रहेगा, तो ए विल डिडक्ट द टैक्स, है ना. अब मिस्टर ए के पास ऑब्वियसली दो नंबर है, पैन तो है ही है और टैन भी है. ओके, चलिए. तो अब जब हम टीडीएस रिटर्न भरेंगे, कौन बच्चों टीडीएस रिटर्न भरेगा? मिस्टर ए विल फाइल टीडीएस रिटर्न. क्यों? इन सभी के बच्चों डिटेल्स मिलेगा गवर्नमेंट को, क्योंकि इन सभी के बच्चों क्या होने वाले हैं, अमाउंट्स हम लोग पे करने वाले गवर्नमेंट को. तो गवर्नमेंट मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को समझेगा किस किस का अमाउंट कितना कितना है. सो दिस टैन एंड बच्चों डिटेल क्या है सभी के पास, पैन. दिस टैन पैन विल मैच. तो समझ रहे क्या कि ये टैन के अगेंस्ट कितने पैन के टीडीएस हुए थे, कुछ समझ रहे हैं? तो कॉम्बिनेशन होगा, फिर उतना उनसे मैचिंग होगा, देन अपने आप ये बंदे को अपना अपना टीडीएस का क्रेडिट मिलेगा हर एक को. आई गेटिंग माय पॉइंट ऑल ऑफ यू? समझ रहे हो एवरीबॉडी? ध्यान देना आगे. देन वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू अगेन. उसे टीडीएस भाई ने किया, व्हेन टू डू टीडीएस, अक्रूवल पेमेंट व्हिच इज अर्लियर सम सेक्शन बच्चों ऑन पेमेंट बेसिस. ठीक है, चलो टीडीएस किया, वो खुद का जेब में रखेगा, उसको यूज करेगा क्या? वो नहीं, इट इज टू बी पेड टू गवर्नमेंट, है ना. सो पेमेंट ऑफ टीडीएस वेरी इंपॉर्टेंट. अगर डिडक्शन हुआ है इन द मंथ ऑफ अप्रैल टू फेब, डिडक्शन बिलोंग्स टू अप्रैल टू फेब, अप्रैल महीना, मार्च महीना, सॉरी मई, जून, जुलाई, हर एक महीने का, मंथ टू मंथ. ओके, देन व्हेन विल यू पे द टीडीएस? ऑन और बिफोर 7 days from the end of the month in which tax is deducted. कब करना चाहिए बच्चों तुमने डिपॉजिट? 7 तारीख की पहले. अप्रैल का टीडीएस कब भरोगे? 9 बार कुटा मंथ, एंड ऑफ द मंथ के बाद 7 दिनों के अंदर.
तो अप्रैल का बच्चों 7 मई, मई का 7 जून, जुलाई का जुलाई नहीं ना अगस्त, करेक्ट एवरीबॉडी, दिसंबर का 7 जनवरी एंड फरवरी का 7 मार्च तक तुमको पे करना है। सो मंथ टू मंथ बेसिकली गवर्नमेंट को इनकम मिलता है मंथली बेसिस, सिंपल। जितना भी जो भी टीडीएस किया फॉर द मंथ वो जाएगा तुमको बाय द 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, क्लियर? तो उसको बच्चे डिपॉजिट करोगे, सिंपल। कुछ समझा कि नहीं समझा ऑल ऑफ यू? कुछ चीजें यहाँ पे भी तुमको दिख जाएगा, टीडीएस दिख रहा है हमको, टीडीएस रिटर्न्स, टैक्स कैलकुलेटेड टीडीएस वगैरह यहाँ पे दिख रहा है, राइट? ई पेमेंट ऑफ टैक्सेस दिख रहा है एटलीस्ट। यहाँ पे कुछ दिया उन्होंने, दूसरे वेबसाइट पे जाएंगे, चेक करना कितने सारे हमारे पास अलग अलग टाइप के चालान है। ओके, ये तुमको एग्जाम में नहीं पूछने वाले, जस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल नॉलेज। देखो यहाँ पे टीडीएस अगर टीसीएस तुम भर रहे हो, पेमेंट ऑफ टीडीएस और टीसीएस बाय कंपनी और इवन नॉन कंपनी डिडक्ट, अगर तुम टीडीएस डिपॉजिट कर रहे हो तो सिंपल और नो। ओके, तो इधर का बाकी के डिटेल्स, तुम्हारा पैन क्या है, टैन क्या है, कितना तुम पे कर रहे हो, एक चालान बस यहाँ पे सिंगल अमाउंट तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि महीने भर का मेरा टीडीएस कितना है, वो सिंगल चालान में तुम डाल दो, चेक करो। टैक्स एप्लीकेबल कौन सा, अगर तुम कंपनी डिडक्टी हो या नॉन कंपनी डिडक्टी, डिडक्टर नहीं डिडक्टी। ओके, तो अगर तुम्हारे सब कंपनी वाले हैं उसके लिए अलग चालान भरो, नॉन कंपनी वाले रहेंगे तो अलग चालान भरो, समझे? देन टाइप ऑफ पेमेंट, टीडीएस टीसीएस पेएबल बाय टैक्स पेयर है या बाय रेगुलर असेसमेंट। नेचर ऑफ पेमेंट यहाँ पे क्लिक करो, क्या क्या देखो, बाप रे सब तुम्हारा आ रहे सेक्शन अभी यहाँ पे। यस चलिए, भर भर के सब कुछ। मोड ऑफ पेमेंट, टैन दिख रहा है, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, दिस इज योर टैन। ओके, कौन से ईयर के लिए पे कर रहे हो, बाकी तुम्हारे कम्युनिकेशन डिटेल्स वो सब। अभी न्यू प्रॉपर्टी परचेज प्लस स्टैम्प टीडीएस है, न्यू प्रॉपर्टी परचेज पे वही ना 1% चल रहा है। 1% नहीं। अच्छा ठीक है, तो आप क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भरा था, मैंने कुछ 50,000 में भरा, 1% की तरफ में पॉइंट समथिंग मारा। ठीक है, ओके, बीट का बीसीसी था, एसटीटी था, ये भी देख लो एक बार। पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स किया अपन ने, एडवांस टैक्स यू आर कवर्ड, सर्विस असेसमेंट टैक्स, टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट, सर टैक्स, टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी एटसेट्रा। ओके, तो अगर वो भी तुमको पे करना रहा साल भर में, यू कैन यूज दिस चालान, सिंपल। ओके, इसके आगे जो भी प्रोसेस वगैरह करोगे, आगे जाके क्या तुम्हारा बैंक अकाउंट खुलेगा, तुम पेमेंट करना है और चालान निकलेगा, दैट्स इट। ओके, चालान विल बी जनरेटेड दैट यू कैन कीप इट विद यू एंड अपलोड इन योर इनकम टैक्स रिटर्न। ओके, जबकि हमने यही चालान के थ्रू पेमेंट किया है। क्लियर डिलीवर ऑल ऑफ यू? हुआ? आगे बढ़े। और एक वेबसाइट ट्रेसेस करके, इसको भी चाहिए तो ऊपर लिख देना, इनकम टैक्स ट्रेसेस करके यू कैन सर्च, तो तुमको ये वेबसाइट मिल जाएगा। ओके, दिस सिस्टम इज मेनली फॉर टीडीएस के लिए, पूरा एवरीथिंग फॉर टीडीएस के लिए पूरा सेपरेट अलग वेबसाइट बनाया है। ओके, यहाँ पे दिख जाएगा तुमको जो देखना है, टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, करना नहीं, बाद में कर लेना तू। आगे बढ़े अपन, लॉगिन वगैरह है सब यहाँ पे, डिडक्टर के क्या क्या सर्विसेज है। फंक्शनलिटीज फॉर डिडक्टर्स थ्रू ट्रेसेस, ट्रेसेस मतलब ये वेबसाइट, डिडक्टर को क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटीज है, ऐड सब यूजर्स फॉर अ टैन, यूज चालान स्टेटस की चालान पे किया कि नहीं, डाउनलोड कंसोलिडेटेड फाइल, पैन वेरिफिकेशन कोई पे का, 197 सर्टिफिकेट दिख रहा है, 197 सर्टिफिकेट वैलिडेशन फॉर द डिडक्टर। 197 बच्चों सर्टिफिकेट कौन बना के लेगा, डिडक्टर या डिडक्टी? डिडक्टी, पेई ना, तो पेई ने डिडक्टर को दिया सर्टिफिकेट, तो डिडक्टर को यहाँ पे कंफर्म कर सकता है वो कि सर्टिफिकेट सही है या गलत है, फेक बना है कि नहीं। ऑनलाइन करेक्शन कुछ चीजों में तुम्हारा डेटा में प्रॉब्लम था तो डिक्लेरेशन फॉर नॉन फिलिंग ऑफ स्टेटमेंट की तुम्हारा ये पर्टिकुलर क्वार्टर में तुम्हारा कोई टीडीएस है ही नहीं, मतलब तुमने कुछ टीडीएस काटा ही नहीं है क्योंकि जरूरत ही नहीं था।
ओके, ऑल ऑफ दैट 16, 16, 20, 16 बहुत सारे तुम्हारे फॉर्म्स है वो हम लोग लिखेंगे उसको, ठीक है। प्रोवाइड फीडबैक, डाउनलोड फॉर्म्स, ये सब तुम्हारे यहाँ पे है। ओके एवरीबॉडी, बराबर के यहाँ पे कैन यू सी दिस 24 क्यू, 24 क्यू दिख रहा है तुमको, 26 क्यू, 27 क्यू एंड 27 क्यू दिख रहा है सब नीचे भी, है ना। ये सब तुम्हारे टीडीएस रिटर्न्स के फॉर्म है। ओके, आगे बढ़े अपन एवरीबॉडी, चलो। तो कितने दिनों के अंदर तुमको पेमेंट करना है टीडीएस का? 7 दिनों के अंदर, अगले महीने के। बट मार्च के लिए 30 अप्रैल, वो अलग है, क्यों रहेगा? ईयर एंड है वो तो, है ना। और तुम्हारे को उनको बोला ना प्रोविजन के सब एंट्रीज करने पड़ते हैं, तो तुमको इनवॉइस वगैरह तो सब तुम्हारे पास कुछ फाइनलाइज नहीं है। सो पूरा मंथ, पूरा मंथ ऑफ मार्च का क्या रहेगा? 30 अप्रैल। क्लियर, एक महीना तुमको एक्स्ट्रा मिला है ना। आगे तो मैंने 26 ईयर्स थोड़ा सा बताया था ना। एनीवेज, जब तुम्हारा डिडक्टर टीडीएस रिटर्न भरेगा उसके बाद ही बच्चों अपने आप पे जो है, मतलब कौन डिडक्टी, पे नहीं सॉरी, कौन पेयर ना, पेयर डिडक्टी ना बच्चों, पे ना जिसको पेमेंट मिल रहा है डिडक्टिव, उसके 26 एएस मतलब लेट अस से उसका इनकम टैक्स के पोर्टल में उसका टीडीएस क्रेडिट दिखेगा अपने आप। टीडीएस क्रेडिट किसको दिखेगा बच्चों? ये पेई को। जब कब तुम्हारा पेयर जो है, डिडक्टर जो है वो करेगा टीडीएस रिटर्न भरेगा उसके बाद। ओके एवरीवन अंडरस्टूड लिया पक्का? चलो 201 इंपॉर्टेंट, ध्यान देना अभी। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फेलियर टू डिडक्ट और पे, किसकी जिम्मेदारी? डिडक्टर की जिम्मेदारी, हाँ या ना? फेलियर टू डिडक्ट टैक्स और पे, ही और इट, मतलब असेसी इंडिविजुअल रहा या फिर मान लो कंपनी रहा, शैल बी लायबल टू पे सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे बच्चे दो क्या बोलते हैं उसको पेनल्टीज है, फेलियर टू डिडक्ट या फिर फेलियर टू पे। मतलब क्या? टीडीएस किया इसने या फिर तो उसको वही किया ही नहीं और पे, हाँ करेक्ट, टीडीएस किया पर पे नहीं किया गवर्नमेंट को, तो वो और भयंकर पेनल्टी कौन सा रहेगा? सेकंड वाला, कि गवर्नमेंट को पे नहीं किया, तुमने किसी और का पैसा काटा भी है, तुम खुद गवर्नमेंट बन गए वाली बात बन गई है ना। तुमने टीडीएस काटा किया भी है पर गवर्नमेंट को पे नहीं किया, मतलब किसी और का पैसा तुम इलीगली यूज कर रहे हो, वही बात होगी। ओके, सो देन ही विल पे, ही और इट शैल पे सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1% for every month or part of the month from the date on which it was deductible till the date which it is actually deducted। ये क्लियर हुआ? सो डेट ऑफ डिडक्शन से लेके एक्चुअल डेट ऑफ डिडक्शन तक, ओके, डिडक्टेबल से लेके एक्चुअल डेट। एंड 1.5% is important, ध्यान देना, 1.5% for every month or again part thereof, but from the date on which it was actually deducted related when it is actually paid। Clear till all of you? Yes, that will be 1.5% of return interest लगेगा on the deductor। Then आगे, assessee will not be deemed as assessee in default, मतलब उसके ऊपर penalty proceedings बाकी का provision नहीं आएगा for non deduction or non payment only if P और डिडक्टिव, मतलब बच्चों 1% और 1.5% लगेगा बट बाकी के पेनल्टीज नहीं लगेंगे। अगर P या फिर डिडक्टिव ने बच्चों क्या किया है, उसने खुद का रिटर्न भर दिया है 1 के अंदर, ये जो अमाउंट था उसने उसके इनकम में लिया है, ऑलरेडी कंसिडर किया है, उसने खुद बच्चों उसके ऊपर टैक्स पे किया है और उसने ये हिसाब से पूरा एक सीए सर्टिफिकेट भी दिया है डिडक्टर को। कुछ याद आया? ये कहाँ पे जाइए, सेम टू सेम कहाँ पे, पेज नंबर कौन सा चैप्टर की बात कर रहे थे? पीजीबीपी में, पीजीबीपी और इस चैप्टर का क्या संबंध है?
गहरा संबंध है। तुमको पता होना चाहिए सर। A1, 40A1A, 43B, क्या था वो सब? डिसअलाउंस ऑफ 30% और डिसअलाउंस ऑफ 100% का टीडीएस नहीं किया तो, है ना? पर वो भी तुम्हारा परमानेंट डिसअलाउंस नहीं था। जब तुम टीडीएस करोगे फिर से या फिर पे करोगे तुमको फिर से इन ईयर ऑफ पेमेंट, तुमको फिर से उसका क्रेडिट नहीं, वो डिसअलाउंस रिवर्स हो जाएगा। कुछ ज्यादा ना, ऑनलाइन वालों चेक करो, तुम तो घर पे ही हो, वॉल्यूम 1 देख लो पीजीबीपी। कौन से पेज पे हो? 7.26 पे। ओके, सानिका, संपदा, मानसा और कौन है? पूनम। ओके, सेम ना, उधर भी ऐसे ही था कि असेसिएंट डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा डिडक्टर अगर, और तो भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो डिडक्टी है, पेई है, जिसको पैसा मिल रहा है, उसने खुद वो इनकम उसके इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाया, उसके बाद जो टैक्स ड्यू था वो भी पे किया और उसके लिए उसने सीए सर्टिफिकेट भी लेके आया। इन दैट केस आई थिंक डिडक्शन, इन दैट केस ऐसा माना जाएगा कि डायरेक्टर ने कब टीडीएस किया? जब वो रिटर्न भरता है, जब वो पेई टीडीएस जो पेई इनकम टैक्स रिटर्न भरता है उस दिन पे किया है डायरेक्टर ने, ऐसा माना जाएगा, इसलिए उसको वो साल में उसको डिडक्शन मिलेगा। मतलब याद है ना कुछ कुछ? तो मैंने एग्जांपल भी दिया था, मान लो अप्रैल टू मार्च तुम्हारा फाइनेंशियल पीवाई है ना, तो तुमने इन द करंट ईयर टीडीएस किया नहीं, टीडीएस किया ही नहीं, तो डिसअलाउंस पक्का है, याद आ रहा है? तो और अगर पेई ने सब इनकम दिखाया है, सी मैं उस दिन क्या बताया था लास्ट टाइम कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का क्या कहना है, हमको हमारा टैक्स आ जाना चाहिए ना। तो यहाँ पे डिडक्टर ने अगर टैक्स नहीं पे किया, डिडक्टर खुद पे कर रहा है ना, इनकम टैक्स को अपना टैक्स अमाउंट मिल गया, इसलिए फिर हम लोग भी यहाँ पे क्या बोलेंगे, ही इज नॉट एन असेसिएंट डिफॉल्ट। पर लेट जा रहा है तो डेफिनेटली हम रिटर्न इंटरेस्ट को क्लिक चार्ज करेंगे। समझ रहा है ना? असेसिएंट डिफॉल्ट इज नॉट डिफाइंड इन इनकम टैक्स, बच्चों, मतलब उसमें तुम्हारे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। However, non-compliance of certain sections makes an assessment default, और उसका consequence बच्चों क्या होगा? ज्यादा इंटरेस्ट 220 के अंदर, पेनल्टी 221, रिकवरी प्रोसीडिंग्स, प्रोसिक्यूशन, डायरेक्ट जेल वगैरह, ये सब हो सकता है अगर तुम असेसिएंट डिफॉल्ट हो तो। ओके, सो नो टीडीएस और टीडीएस नॉट पेड मेक्स यू असेसिएंट डिफॉल्ट, तो तुम असेसिएंट डिफॉल्ट नहीं माने जाओगे अगर सब काम किसने कर लिया है? पेई ने। ओके, आगे, the debtor doesn't escape the late deduction interest even if pays tax on the same on its own. In that situation, debtor is just not treated as assessment default, but interest तो लगेगा। Okay, आगे, if deductor fails to deduct TDS and is not assessment default, ध्यान देना अभी, क्योंकि relative पे ने टैक्स पे कर दिया है, okay, then interest of 1%, कौन सा वाला बच्चों? 1% कौन सा? नॉन डिडक्शन, नॉन पेमेंट, उधर चाहिए तो लिख दो, ये 1% बच्चों किसके लिए है? नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस की बात कर रहे हो। ओके, दैट इज 1% केस में, मतलब 1% वहां पे लगेगा, नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस। ओके, और 1.5% बच्चों नॉन पेमेंट ऑफ टीडीएस। ऑब्वियसली विच यूज कॉमन सेंस सीक्वेंस के सबसे पहले कौन आएगा? पहले पेमेंट आएगा फिर टीडीएस होगा, या पहले टीडीएस होगा फिर पेमेंट जाएगा? पहले टीडीएस होगा फिर पेमेंट करेंगे गवर्नमेंट को, तो ये तुम्हारा पहले होना चाहिए डिडक्शन एंड देन यू विल पे टू द गवर्नमेंट। समझ रहे हो? तो ये लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं? ठीक है बच्चों, डिडक्टर ने टीडीएस किया नहीं और डिडक्टर बच्चों असेसिंग डिफॉल्ट नहीं है, क्यों? क्योंकि डिडक्टर ने टैक्स पे कर दिया है, तो 1% का बच्चों इंटरेस्ट कब से लगेगा? 1% is for non-deduction from tax deductible date to return of income filing date by the deductee। सेम है ये जो पीजीबी में किया अपन ने, जिस दिन पेई ने इनकम टैक्स रिटर्न भरा उस दिन वो दिन माना जाएगा कि डिडक्टर ने टैक्स पे किया है। क्लियर है? टीडीएस किया है। Actual date of deduction and payment for deductor will be deemed and payment for deductor
will be deemed to be the date on which income tax return is filed by PE. कुछ समझ रहे हो everybody? Actual date of deduction and payment for deductor. TDS कब किया, कब आना जाएगा? किसने क्या पे किया? नहीं, पूरा स्टोरी किसके बारे में चल रहा है, पूरा पैराग्राफ। TDS कब किया, कब माना जाएगा? बोला सृष्टि। क्रेडिट और पेमेंट बाकी लोग क्या ध्यान दे रहे हैं ना, तुम लोग क्या होगा, तुम लोगों को कौन सी दुनिया में तुम लोग? पूरा पैराग्राफ किसके लिए चल रहा है? पेई ने पे किया है, पेई ने इनकम टैक्स रिटर्न जिस दिन भरा उस दिन टीडीएस किया, ऐसा माना जाएगा, ऐसा माना जाएगा। हम कौन सी स्टोरी में है कि डिडक्टर ने टीडीएस किया नहीं, डिडक्टर ने टीडीएस नहीं किया, पे ने खुद पूरी जिम्मेदारी उठा के खुद इनकम दिखाया और इनकम टैक्स रिटर्न भी भर दिया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ लॉस हो रहा है वैसे नहीं, उनको उनका टैक्स मिल गया। ओनली प्रॉब्लम इज व्हाट, पहले मिलना चाहिए था, तो इंटरेस्ट तो लगेगा, समझा? तो एक्चुअल डेट ऑफ डिडक्शन कब माना जाएगा? द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न बाय पेई। जस्ट फॉर दिस एग्जांपल बच्चों मान लो अगस्त का पेमेंट था और अगस्त में टीडीएस होना चाहिए था, हम राइटिंग बच्चों अगस्त 2021, नहीं किया, लेट डिडक्शन एंड नॉन पेमेंट आल्सो। पी ने बच्चों मान लो जुलाई 22 में क्या किया, आईटीआर भरा, उसमें उसने ये अमाउंट ऑब्वियसली इनकम दिखाया, उसके बाद टैक्स भी पे किया खुद, करेक्ट लिया। इन दैट केस डिडक्टर जो है कौन, ये बंदा जिसने अगस्त में पेमेंट किया था, उसे टीडीएस कब किया, क्या माना जाएगा? जुलाई 22 में टीडीएस किया था, माना जाएगा। द एक्चुअल डेट ऑफ डिडक्शन एंड पेमेंट फॉर डिडक्टर विल बी डीम्ड टू बी द डेट ऑफ आईटीआर फाइलिंग बाय पेई। ओके, ये तुम्हारा डिडक्टर है इधर अगस्त में, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? डिडक्टिव पेई की बात कर रहे हैं। क्लियर क्लियर, पक्का? तो व्हाट डू यू थिंक बच्चों, कब से लेके कब तक इंटरेस्ट लगेगा अपने को डेट डिडक्शन का? August to July 22 and payment भी उस दिन किया ऐसा माना जाएगा ना, and date of payment of TDS also जिस दिन रिटर्न भरा है। पेमेंट का बच्चों कब से लेके कब तक लगता है बस? हाँ, और कब से? on which it was deducted, जिस दिन किया TDS। ओके, क्या मतलब जिस दिन TDS पे किया, जिस दिन ड्यू हुआ था तभी, क्योंकि बीच में ड्यू कब होता है? जिस दिन पे करना था, उसने पे किया इनकम टैक्स फाइलिंग के टाइम पे, अब अज्यूम तो उसके बीच में जो डिफरेंस आएगा तभी अगर डीलर टैक्स पे लेता है तो 7 करेगा, 7 डेज में, अगले 7 डेज में, एंड ऑफ अगले साल, अगले महीने के 7 डेज में जब भी टीडीएस किया, इट वाज डिडक्टेड। यहाँ पे डिडक्टेबल लिखा है क्या? डेट ऑफ व्हिच इट वाज डिडक्टेड एंड टिल द डेट इट वाज एक्चुअली पेड। एक काम करो, नोटबुक में लिखो, 21 होमवर्क के लिए सारा डिस्कशन समथिंग। फैन ऑर्डर, टेम्परेचर ऑर्डर 25%। लेट डिडक्शन एंड लेट पेमेंट, ये अलग अलग चीज हो गई। डिडक्शन मतलब क्या? लेट डिडक्शन मतलब क्या? टीडीएस लेट काटा है ना, एंड लेट पेमेंट मतलब क्या? टीडीएस लेट पे किया। हाँ, गवर्नमेंट को ही पे करेंगे। सो लेट डिडक्शन, तो इसके ऊपर दोनों के ऊपर इंटरेस्ट आने वाला है। ओके, लेट डिडक्शन के लिए मतलब लेट समझ रहे, लेट कब कंपेयर टू व्हाट? जब करना चाहिए था।
अब कब करना चाहिए था मैं तुमको 2 बार बता चुका हूँ, अक्रूवल और पेमेंट विच वाज अर्लियर, उसमें कुछ एक्सेप्शन है ऑन पेमेंट बेसिस, क्लियर है। सो इंटरेस्ट इसके यहाँ पे कितना लगेगा एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ है, पर मंथ और पार्ट दे रहा हूँ पर मंथ वरना सांबर इंटू 12 वगैरह पर मंथ है, पर 12 मत करना, पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ है, ठीक है। मैं आगे का नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, पार्ट ऑफ द मंथ इज मंथ, मतलब 40 डेज भी रहा 2%, ठीक है ना। 32 डेज रहा तो भी 2% कर देगा। एक दिन भी आगे गया तो भी पूरा महीना माना जाएगा, क्लियर। ध्यान देना अभी, इधर लिख बाबा पार्ट। क्या भरोसा नहीं तुम्हारा करने का, आंसर तो अजीब अजीब देते हो। फ्रॉम टीडीएस डिडक्टिबल, नहीं समझ तो लिखो उधर ब्रैकेट में, जिस दिन टीडीएस करना था। 2 टीडीएस एक्चुअली डिडक्टेड, जब किया। जेपा कुछ डिडक्टेबल समझेगा, तुम नाच बोलो, तुम लोग बात करेंगे उल्टे उल्टे आंसर दे तुम रुक तू। एंड लेट पेमेंट, किसको लेट किया पेमेंट, पेई को ना। एक कहां खाली क्या चाहिए तेरे को, कॉफी चाहिए, क्या चाहिए तेरे को, गर्म पानी चाहिए, क्या चाहिए तेरे को। एट द रेट ऑफ 1.5% पर मंथ और पार्ट 32 डेज। उठा ले, मुद्दाम कर देगा था। एक जगह पे एक आंसर बोल दी, दूसरा आंसर कैसे बोलते हैं तू। हाँ बराबर बोली ना 3%, 1.5 हाँ बराबर है। Yes, you are right. सृष्टि, you are smart. बराबर है, 1.5 और 1.5 2 बराबर। हाँ ये आंसर बराबर था 3%। होशियार, बहुत होशियार है ये पुष्पा। चलो कब से लेके कब तक लेट पेमेंट, फ्रॉम डिडक्टिबल मत लिखो उधर, डिडक्टिबल मत लिखना अभी, समझा। एक्चुअली डिडक्टेड डेट 2 एक्चुअली टीडीएस एक्चुअली पेड डेट, समझा। कैन यू सी सम कनेक्शन बिटवीन लेफ्ट एंड राइट। जहां पे 1% वाला खत्म हो रहा है वहां पे 1.5 वाला चालू हो रहा है, हाँ या ना, समझा क्या। इधर एरो दिखा दो, ऐसा चाहिए, क्लियर हो गया। ओके, हम कुछ क्वेश्चन करेंगे थोड़ी देर में, उसका कुछ स्टोरी है क्या वो कर लेते पहले अपन, ठीक है। ये हो गया अपना, क्लियर हुआ 1% 1.5% कब कब लगेगा, ठीक है। आगे ई फाइलिंग ऑफ ई टीडीएस, फाइलिंग ऑफ ई टीडीएस रिटर्न्स, सेक्शन 206। टीडीएस रिटर्न कौन भरेगा, डिडक्टर टीडीएस रिटर्न भरेगा, क्योंकि उसको बताना पड़ेगा गवर्नमेंट के भाई साहब हमने ये सब पेमेंट का ये महीने में उसको इतना टीडीएस काटा है, आपको ये चलन के थ्रू पेमेंट किया है और ये सब डिडक्टिव है। क्लियर, ये जिम्मेदारी बच्चों भुगतना किसका, डिडक्टर के ऊपर, क्लियर। तो अब इसमें तुमको कुछ फॉर्म नंबर याद रखने तो अच्छे है, 3 ही फॉर्म तुमको याद रखो, 24Q, 26Q एंड 27Q। ओके, 24Q बच्चों क्या है, टीडीएस अंडर सेक्शन 192, मतलब सैलरी के ऊपर जो भी टीडीएस हुआ है उसको तुम अलग से 24Q बच्चों भरोगे, दैट इज अ डिफरेंट टीडीएस रिटर्न। एंड अदर डायरेक्ट 26Q पे आओ, तीसरा वाला कॉलम, टीडीएस अंडर अदर सेक्शन, वो छोड़ के, कौन सा वाला, 192 छोड़ के, 194 से लेके 194 तक रहेगा, कुछ भी रहेगा, पेमेंट टू रेसिडेंट्स, बट okay, that will be under section, not section, sorry, form number 26Q, clear। now अगर मैं इसकी क्वांटिटी की बात करूं और नंबर ऑफ लाइन आइटम्स, लाइन आइटम समझता है क्या, जो कितने लाइंस है, कितने तुम्हारे एंट्रीज है इन द टीडीएस रिटर्न, कुछ समझ रहा है क्या कह रहा हूं।
मतलब कितने ट्रांजैक्शन हुए हैं डिडक्टर ने जहां जहां टीडीएस किया है, दोज इन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। व्हाट डू यू थिंक 24 क्यों बड़ा रहेगा या 26 क्यों बड़ा रहेगा? 26 क्यों? 24 क्यों बच्चों जनरली ज्यादा बड़ा रहता है। अब तुम्हारा है कौन सा, तुम्हारा टीडीएस 193 से लेके 194 ओ है कि नहीं, तो कितने ट्रांजैक्शन तुम्हारे रहेंगे वैसे देखा, अपने को देखना पड़ेगा। ठीक है, रेंट हो गया, प्रोफेशनल फीस हो गया, कितने लोगों का डिविडेंड रहा तो वो बड़ा हो सकता है तुम्हारा 26 के लिए, वो है क्या। बट जो प्रैक्टिकली अगर वो कंपनी नहीं दे रही, मान लो प्राइवेट कंपनी अनलिस्टेड कंपनी है, वो भी हो सकता है, करेक्ट, वो तुम्हारे बड़े हो सकते हैं। बट अगेन प्रैक्टिकली स्पीकिंग ज्यादातर जो बड़ी जो कंपनीज है, तुम्हारा 24 क्यों बड़ा क्यों होगा, क्योंकि तुम्हारे एम्प्लॉइज भर भर के रहेंगे, है ना, एम्प्लॉइज तुम्हारे भर भर के रहेंगे जिनका 5,000 के ऊपर टैक्सेबल सैलरी जा रहा है, तो उसके ऊपर तुम्हारा जनरली ज्यादा वो अमाउंट होता है। क्लियर ऑल ऑफ यू? एंड 27 क्यों बचा जनरली तुम्हारा सेक्शन 195 वाला, 195 क्या था, टीडीएस अंडर सेक्शन 195 पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट्स। हाँ 194 ई भी जा सकता, पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट्स वो जा सकता है, पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट 27 क्यू में जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो टीडीएस रिटर्न तुमको ज्यादा मेनली याद रखना 24 क्यू एंड 26 क्यू। ओके, बट ये जो क्यू क्यू है ये ऑल बच्चों क्वार्टरली, टीडीएस रिटर्न तुमको भरना है क्वार्टरली, टीडीएस पेमेंट करना है तुमको मंथली। अभी तो बोला 7 दिन बाद में, मार्च के लिए अप्रैल, तो टीडीएस का पेमेंट मंथली बट टीडीएस का रिटर्न क्वार्टरली। क्लियर? एंड व्हेन इज क्वार्टरली मींस हर एक फॉर्म क्वार्टरली। अगर एक पेमेंट भी किया नॉन रेजिडेंट को 95 सेक्शन 195 के अंदर टीडीएस किया है, तो एक एंट्री के लिए भी तुमको टीडीएस रिटर्न भरना पड़ेगा 27 क्यू। अगर तुम्हारे पास एक ही एम्प्लॉय उसको तुमने 192 अंडर टीडीएस किया है, तो भी 24 क्यू वाले से भरना पड़ेगा। ओके, बाकी का सेक्शन रहा था 26 क्यू। अब देखो बच्चों कब तक तुमको टीडीएस रिटर्न भरने हैं, डेट ऑफ एंडिंग ऑफ क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब Q1 के लिए, दैट इज जून क्वार्टर एंडिंग लिखा है ना, दैट इज Q1। Q1 का रिटर्न बच्चों कब तक जाएगा, 31 जुलाई तक, लिखो उधर 31 जुलाई तक। ओके, तुम्हारे पास पूरा महीना बच्चों, पूरा महीना है 31 जुलाई तक। देन 30 सितंबर को Q2 एंड हुआ तो 31 अक्टूबर। क्लियर? 31 दिसंबर Q3 खत्म हुआ तो 31 जैन ऑब्वियसली अब तो अगले इसमें गए हम लोग, अगले कैलेंडर ईयर में गए वैसे, और मार्च Q4 रहे तो 31 मई। टाइम ज्यादा मिल रहा है यहाँ पे, क्यों? प्रोविजन ऑफ टीडीएस, क्योंकि पेमेंट के लिए हमने पूरा अप्रैल लिया था, तो पेमेंट के बाद हम लोग पूरा एक महीना दे रहे हैं डन भरने के लिए भी। एवरीवेयर बच्चों इज 31। ओके एवरीबॉडी, क्लियर टिल हियर? ओके, अब मैंने तुमको बताया था टीडीएस रिटर्न भरा डिडक्ट करना है, उसके बाद ही डिडक्टर को क्लियर होगा कि अपने प्रॉपर्ली कितना टीडीएस भरा गया है। तो समझा क्या कहा, क्योंकि वो पैन टैन मैच होगा ना अभी, डिडक्टर का टैन और पैन, तो जो जो पैन दिए उसने सब पैन में अपने आप उनके अकाउंट में दिखेगा, हाँ तुम्हारे लिए ये टैन ने इतना टीडीएस भरा है। समझा कि नहीं? पक्का एवरीबॉडी? तो फॉर अ फाइनेंशियल ईयर, पूरे साल भर का टीडीएस डिडक्टी को कब समझेगा कि मेरा कितना एक्चुअल में टीडीएस हुआ है, 31 मई के बाद। सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग बच्चों में 31 मई के पहले वैसा टीडीएस मतलब इनकम टैक्स रिटर्न भरते ही नहीं। इवन इफ तुम्हारा मार्च में फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया तो भी अप्रैल और मई में हम लोग ज्यादा भर नहीं सकते ज्यादा इनकम टैक्स रिटर्न, क्योंकि देखो अभी भी टीडीएस के काम चल ही रहे, तो वाली बात हो जाती है। तो जिनके इनकम के ऊपर टीडीएस नहीं है या फिर कोई टेंशन नहीं है, तो देन फिर वो लोग अपना अपना रिटर्न अप्रैल मई में भर सकते हैं, इसलिए हमको रुकना ही पड़ता है। अब बचा कितना बच्चों प्रैक्टिकली, फिर 31 मई के बाद बचा कितना तुम्हारे पास, 2 महीना ही बचा, जून एंड जुलाई प्रैक्टिकली। ठीक है, क्लियर लिया? आगे बढ़े, ध्यान देना। स्पेशल प्रोविजन फॉर 194 IA, ध्यान दो 194 IA किसके लिए था? वो एलए बाबा
सेल ऑफ इमोज मोर देन 50 लाख। आईबी किसके लिए है? रेंट इज मोर देन 50,000। एम किसके लिए है? हाँ आना जल्दी। 194 सी एच और जे उनका सबका कॉम्बो करेक्ट लिया। ध्यान देना इसमें बच्चों, आर दिस रेगुलर ट्रांजैक्शन? 194 आई के बार बार रोज करते हो क्या? हर महीना करते हो क्या? अगेन इज इट अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन फ्रॉम द डिडक्टर पॉइंट ऑफ व्यू? 194 आई बच्चों क्या है? प्रॉब्लम क्या बताया कि उसमें वर्ड यूज कर सेल ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी, पर टीडीएस कौन करता है? बायर और सेलर? बायर करेगा क्योंकि वो पेमेंट करेगा ना, समझ रहे हो क्या? ओके सो इट इज एक्चुअली उसका नाम होना चाहिए परचेस ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी। ओके जो बायर बच्चों टीडीएस करने वाला है, जो हर महीना खरीदेगा वो, साल में शायद जिंदगी में एक या दो बार खरीदेगा वो, अगर 50 लाख के ऊपर रहा तो। ओके उसको उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? टीडीएस काटना पड़ेगा बिल्डर का या फिर सेलर का और भरना पड़ेगा, इतना समझ रहे हो? उसके लिए फुकट का उसको बच्चों क्या करना पड़ेगा? टैन अप्लाई करना पड़ेगा। टैन टैन याद है? टैक्स डिडक्शन कलेक्शन अकाउंट नंबर लेना पड़ेगा। दूसरा बच्चों क्या? टीडीएस रिटर्न भरना पड़ेगा। इसको टीडीएस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा सेलर को, बायर को बिल टू टीडीएस सर्टिफिकेट टू सेलर को, समझ रहे हो ऑल ऑफ यू? अब ये फिर तुम्हारा झोल है। 194 आईबी 194 एम बच्चों अगर याद है तुमको ये क्या क्या कॉमन है? दीज आर नॉट, इनका बिजनेस प्रोफेशन का टर्नओवर नहीं है 50 लाख 1 करोड़ के ऊपर। ये लोग रेगुलर, तुम्हारा अगर प्रैक्टिकली देखा जाए ये लोग रेगुलर बीजीपी वाले इनकम वाले नहीं है लोग। तो उसके फुकट का इनको बोलना कि टैन दो, टैन अप्लाई करो, टीडीएस रिटर्न भरो, उससे बेटर बच्चों इनको अपन ने एक स्पेशल चालान बना के दिया है, स्पेशल चालान। बस उनको क्या बोला? तुम्हें चालान में पेमेंट करो, अपने आप सामने वाली पार्टी को क्रेडिट मिल जाएगा और तुम्हारा टीडीएस भी दिखेगा। तुमको क्या करना नहीं पड़ेगा? टैन अप्लाई नहीं करना पड़ेगा और टीडीएस रिटर्न नहीं भरना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी ऑनलाइन? गुड। टीडीएस अंडर दिस सेक्शन, अब ध्यान देना बच्चों, टीडीएस अंडर दिस सेक्शन इसका रेट अलग है, will be deposited within 30 days from the end of the month in which deduction is made. कितना बच्चों? 30 days from the end of the month in which deduction is made. अगस्त का पेमेंट रहेगा तो 30 सितंबर तक तुमको पेमेंट करना है टीडीएस का, आया ना? बाकी के लोगों को क्या था? 7 तारीख था ना पेमेंट ऑफ टीडीएस बाय 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ था। इनके लिए क्या? 30th ऑफ द नेक्स्ट मंथ एंड होने के बाद। ओके 30 days and will be accompanied by a challan cum statement। बच्चों जब स्टेटमेंट की बात करो it means in a way indirectly TDS return। और बच्चों हमें उन्होंने क्या कर दिया देखो, चलान कम स्टेटमेंट बोल दिया। मतलब क्या? चलान पेमेंट, एक चलान की तो चलान तो समझता है ना, एक वाउचर, वाउचर की तो पेमेंट करो, वो वाउचर को ही हम मानेंगे एज टीडीएस रिटर्न। सिंगल वन पेज वाला है, ऑब्वियसली डिटेल्स देंगे हम लोग, बट एक बार ही करना है तुमको, तो फोकस का क्यों टैन और टीडीएस रिटर्न भरने का। ओके तो एक सिंगल चलान पेमेंट में करो। That forms are called as 26 QB। 26 Q याद है क्या? बाकी के सेक्शंस के लिए टीडीएस रिटर्न था, है ना? तो 26 QB किसके लिए? टीडीएस। 26 QC एंड QD रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली कहाँ पे? 194 आई के लिए QB, 194 IB के लिए QC और M के लिए QD। ओके कब तक भरना तुमको टीडीएस? within 30 days from the end of the month जिसका तुम्हारा पेमेंट एप्लीकेबल था वो टीडीएस करना था। अरे हाँ या ना? तुरंत पूरी आ जाए। टीडीएस सर्टिफिकेट्स विल बी इशूड, ध्यान दो अभी, in form of 16B, 16C, 16D respectively within 15 days from due date of 26 QB, QC, QD। ये भाई ऊपर से गए। टीडीएस सर्टिफिकेट कौन देगा? बायर देगा और कैन से डिडक्टर टू द डिडक्टी। नोटबुक में लिखो, चलो छोड़ो। टीडीएस सर्टिफिकेट समझता है क्या? कौन किसको देता है टीडीएस सर्टिफिकेट? डिडक्टर डिडक्टी को क्यों देता है? प्रूफ और एविडेंस की मैंने टीडीएस किया और ये पेमेंट किया गवर्नमेंट को। क्लियर?
रेडी 194 आई है ना तुम्हारा, अगर उसके अंदर तुम टीडीएस कर रहे हो तो उसका क्या है, चालान का नंबर क्या है बाय द वे, 26 QB। ओके, टीडीएस सर्टिफिकेट का फॉर्म नंबर क्या है, 16D। 194 IB याद है ना, रेंट मोर देन 50,000, उसके लिए रिटर्न का चालान का नंबर क्या है, 26 QC, और टीडीएस का सर्टिफिकेट 16C रहेगा। उसके बाद कौन आया, M आया क्या, 26 QD है क्या, और 16D, और इन तीनों का ड्यू डेट क्या है, within 30 days from the end of the month। within 30 days of end of month in which TDS, in which deduction done। आगे बढ़े एवरीबॉडी, रूल लिखना, रूल रूल रूल। एक मिनट रुको, आई जस्ट गिव यू द रूल नंबर।